तो मेरे वालिद साहब रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद अगले दिन मैंने मेस में फ़ोन किया। मेस में खालिद ने फ़ोन उठाया, रिसेप्शन पे बैठता था। मैंने कहा खालिद ऑर्डर देना है। उसने कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पहचाने, मैं अली। कहने लगा अली कौन? मैंने अपने वालिद साहब का नाम और रैंक बताया। कहने लगा वो कौन, हाजिर सर्विस या रिटायर? मैंने कहा रिटायर्ड। मैंने कहा अच्छा, मैं समझ गया, मैं अब फ़ोन रखता हूँ। हालात, वाक़यात, मामलात एक बारीक डोर पर चल रहे होते हैं। हुकूमतें भी बिल्कुल इसी तरह होती हैं। जिस दिन तक ओहदा और इख्तियार हो, इंसान के पास कुर्सी हो, लोग उसे रिकग्नाइज करते हैं। जिस दिन वो कुर्सी छिन जाए, लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। देखे हैं मैंने कितने ही सिकंदर खाली हाथ जाते हुए। हालात बड़ी अजीब चीज़ हैं। कल भी मैं आप लोगों को बता रहा था, बुरा वक्त आए तो साया भी साथ छोड़ जाता है। अब मामला कुछ ऐसा है कि सियासतदान हमारे बड़े फ्लेक्सिबल लोग होते हैं। इख्तियार में हो तो फिरौन भी शर्मा सकता है, लेकिन इख्तियार से हट जाएं तो फिर हालात बिगड़ जाते हैं। फिर वैसे भी कल बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर में बता दिया कि सियासतदानों के तो दो ही मस्कन हैं। उनको तो फर्स्ट हैंड पता है ना इस बात का। और जरदारी साहब को तो किसी ने ये बताया था कि आपके दो ही मस्कन होंगे। एक वो जैसे हमारी अस्मा शिराजी साहिबा कह रही थी, जिंदान जिंदान, मुझे पता नहीं। और दूसरा जो है वो मनसब। तो ये दुनिया है, ज़माना है। खैर एनीवे, आई विल टेल यू एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट। अब तो ये सब कुछ हो गया ना, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। डगमगाती किश्ती की सवारी हम करें क्यों? मईशत के बारे में बात करते हैं तो ये बताता चलूँ कि मईशत के मुतल्लिक अगर आपने बात करनी है तो सस्पेंस है मार्केट में। नंबर 1, किसी को नहीं पता कि अब अगला कायम मुकाम निगरां, कायम मुकाम भी हो सकता है, निगरां भी हो सकता है। वज़ीर आज़म कौन होगा, वज़ीर ख़ज़ाना कौन होगा, या वज़ीर आज़म ही ऐसा बना देंगे जो वज़ीर ख़ज़ाना का काम कर लेगा। और अजीब व गरीब बात यह है कि हुम्मा जिसके सर पे बैठ जाए वो हुक्मरान हो जाए। वो कहानी आपको सुनाई थी मैंने, अलिफ लैला वाली। तो बात कुछ ऐसी है कि इकोनॉमिक पॉलिसी का तो किसी को पता ही नहीं। और अगर IMF की ही डिक्टेशन पर चलना है तो यार वो तो मैं भी कर लूँगा, ये चिंटू भी कर लेगा। मुश्किल काम क्या है, उन्होंने तो कागज़ पे लिख के दिया हुआ है। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब ज़फ़र पराचा साहब। इनके साथ मईशत पर भी बात करूंगा और मईशत का सबसे अहम नुक्ता US डॉलर, उसके बारे में बात करूंगा। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ज़फ़र पराचा साहब, वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ ही मुझे ये बताइए कि ऐसा सस्पेंस है, लड़के का कल निकाह है, उसको ये नहीं पता लड़की दिखती कैसी है, किस घर की है, किस मिजाज की है, किस शक्ल की है। मुल्क है, हुकूमत आज हो सकता है डिज़ोल्व कर दे पार्लियामेंट में, पूरे पार्लियामेंट को डिज़ोल्व नहीं कर, नेशनल असेंबली को डिज़ोल्व करेंगे। आपको यही नहीं पता आपका नेक्स्ट इनकमिंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, यही की पोजीशंस होती है ना, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। तो मुझे क्लियर करते हैं सर, आप शायद प्रिवी हों, आपको पता हो, आप जाते रहते हैं इस्लामाबाद भी, हो सकता है आस पड़ोस में भी बहुत सारे शहर हैं, वाह है, टैक्सिला है। जी सर, बात यह है कि ये हमारी कौम का मिजाज है और हम उस मिजाज के साथ प्ले करते हैं और चीज़ों को हाइड करते हैं, सस्पेंस क्रिएट करते हैं और बहुत सारे लोगों को आसरे में देखते हैं तसल्ली दे के। ठीक है। और हमारी कौम भी इस बात की आदी है कि अफरा तफरी रहे। जब भी आपका टीवी चैनल भी चलता है, जब भी आपको लोग भी देखते हैं, जब भी दूसरे लोगों की दुकानें चलती हैं, और जैसे कि आजकल अखबारात में आ रहा है टीवी में
कि इस्लामाबाद में बहुत सारे पीएम घूम रहे। हाँ, तलबगार। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि लोगों को आसरे में रख के आवाम को भी उसके अंदर, तो ये पॉलिसी अब हमें छोड़नी होगी। प्लानिंग करनी होगी पहले से चीज़ों को बताना होगा, अपनी लाइन ऑफ एक्शन ठीक करना होगा। नहीं तो ये अभी तक 6-7 दिन 8 दिन और चलता नज़र आता है सिलसिला निगरान वज़ीर आज़म का। अच्छा, तो कट दी, मतलब ये जो ब्रिंगिंग इट टू डिटेल, मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि IMF की इंस्ट्रक्शन क्या है, आप उसमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि उस पर कितना मनोवन अमल होगा, क्योंकि करना ज़रूरी है। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट की जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें आपको इन्फ्लेशन के साथ चलना पड़ेगा। जितनी इन्फ्लेशन आई उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। IMF का रूल है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मुताला करते हैं। वर्ल्ड वाइड एक रूल है। हाँ, इन्फ्लेशन प्लस 3%। तो अब ये बात अंडरस्टूड सी हो गई। अब वो कहते हैं कि इस पे अमल आपको करना पड़े। सेकंड, वो कहते हैं कि करेंसी आपकी फ्री फ्लोट, डिमांड एंड सप्लाई। अब आप और मैं दोनों जानते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर वक्ती तौर पे कमी बेशी तो लाई जा सकती है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट और उस गैप को तो कम नहीं किया जा सकता इतना ज़्यादा। ठीक बात। तो इट इज़ अंडरस्टूड के डॉलर भी बढ़ेगा। ये तो आउटकम होगा। गवर्नमेंट का कोई रोल है उसमें? देखिए, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। हाँ। और जो भी कोई आएगा निगरान या इलेक्टेड, अगर जैसे मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि जब उसने स्क्रिप्ट भी पढ़ना है तो उसमें उसका क्या कमाल है, आप किसी को भी बिठा दें, ठीक है। लेकिन मजबूरियां हैं बहुत सारी कि ऐसे आदमी को चॉकलेट का आपने रैप चढ़ा के देना है कि जो सबको काबिल कबूल हो, खास तौर पे 14 जमातों को। हाँ, ये आप कह सकते हैं। और फिर प्लस आपके मुल्क में जो माफियाज हैं, सो कॉल्ड माफियाज, सो कॉल्ड नहीं कहूँगा, सो कॉल्ड जो सियासी जमातें हैं वो भी माफियाज हैं। ज़रा गड़बड़ हो वो अपने इलाके में कोई ना कोई तखरीबकारी या एजिटेशन शुरू कर देते। बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ मैं कर लें। अब तो आखिरी दिन हुकूमत का आखिरी दिन नहीं, इन्होंने ही रहना है सर। 75 साल से यही है, इन्होंने मतलब फेसेस चेंज होते रहेंगे, सिस्टम में वही रहना है। हुकूमत चेंज नहीं होती, यही है सब, ठीक है। इनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी का तसलसल आप देखें, सिर्फ आवाम को मारो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। नहीं, लेकिन आर्म ट्विस्टिंग, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, अब आर्म ट्विस्टिंग की तरफ तो अब हमें नहीं जाना, क्योंकि अगर हमने IMF की बात ना मानी तो दे विल ट्विस्ट आवर आर्म्स। हो सकता है इतना मरोड़ दें कि टूट जाए, क्योंकि एक दफ़ा तो हम भुगत लिए हैं कि हम डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल नज़दीक आ गए, रेटिंग बिल्कुल ऐसे होने वाली थी कि अब उन्होंने हमको टेस्ट उसका बता दिया। अच्छा, उनकी कुछ और कंपल्शंस हैं, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये वो हैं जो कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल, कुछ पॉलिटिको इकोनॉमिक भी हैं। वो कहते हैं कि देखें, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ कोऑपरेशन रखें, तब आप तो हमारे लाडले बच्चे नहीं रहे, आपको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को भी एडहेयर करना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये उसके साथ साथ मैं इस बात का इजाफा कर दूं जी कि उनकी डिमांड्स है उसको भी पूरा करना पड़ेगा। वो भी पूरा करना पड़ेगा, ये एडिशनल शर्त है। वो असल शर्त वो है असल शर्त वो है। वो भले आप मार्शल लगा दें, फौजी ले आए, उन्हें उसकी कोई गर्ज नहीं है, उनको ओबे होना चाहिए। और वो है नंबर 1, इंटरेस्ट रेट रजीम को आपने वैसे रखना है, फॉरेन एक्सचेंज रजीम को ठीक रखना है। अच्छा, और फिर वो ये भी कहते हैं कि आप अपने खर्चे कम करो, हमारे वाले मान नहीं रहे। नहीं, हमने इन दोनों पे मान रहे हैं, खर्चे पे नहीं मान रहे। उस बात को हमें बताया नहीं जाता, लेकिन खर्चे तो कम करने हैं ना। तो कैसे करेंगे फिर? उसका देखें, अगर आप वो कट नहीं लगाएंगे तो फिर आपको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे कट लगाना पड़ेगा। आपके ख्याल से क्या अभी के हालात में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे कट लगा देंगे? देखिए जनाब, बात यह है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे भी कट लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपके पूरे जो बताए जाते हैं नहीं लगते। 75% ज़ाया हो जाते हैं, 25% लगते हैं। और अगर सिंध में देखें और बहुत से बलूचिस्तान में देखें, वह लगते ही नहीं है, सिर्फ कागज़ों में लगते हैं। तो वो भी आपको रोकने पड़ेंगे, अपने खर्चे दूसरे भी रोकने पड़ेंगे, सिवाय दिफाई बजट के। उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते, वो हमारी मजबूरी है। हम उस पर खुश नहीं हैं, लेकिन वो हमारी मजबूरी है। मैं मद्दा सराई नहीं करूँगा किसी की कि जी फौजी सब कुछ है, लेकिन वो हमारी मजबूरी है, उसके बगैर हमारा मुल्क की बका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम खर्चे ख़त्म नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे ये आप इससे ज़्यादा 8-9 महीने के बाद इससे ज़्यादा सख्त हालात में होंगे। ज़फ़र बराजा साहब के साथ $1 बिलियन क्वेश्चन, भले हमारी कंट्री के अंदर तो आप उसे $1 ट्रिलियन क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी इकॉनमी जो है वो
डॉलर के रेट के गिर्द रिवॉल्व करती है। प्रॉब्लम ज़फ़र बादशाह साहब ये है कि मुख्तलिफ़ क़यास आराइयाँ हो रही हैं। मुझे पता है कि आप उन क़यास आराइयों के ऊपर ज़्यादा कान नहीं धर रहे होंगे, मैं भी नहीं धर रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले जो मजाक तस्वर किया जाता था वो जब से हकीकत बना ना, तब से पूरा पाकिस्तान स्टेट ऑफ शॉक में आ गया। क्योंकि आपको पता होगा कि करेंसी में डिक्लाइन आता है। मैं आपको एक बहुत की वाक़या बताता हूँ और आपकी मेमोरी में रिफ़्रेश होगा। वो ये है कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बम फाड़ दिया, एक्सपेरिमेंट किया, और उसके नतीजे में फिर क्या हुआ कि डॉलर अकाउंट्स को उसके बाद फ्रीज़ किया। डॉलर की कदर में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई, ऊपर की तरफ गया डॉलर। लेकिन तब भी ये था, मुझे याद है कि 62 रुपये तक पहुंचा, उसके बाद कमर टूट जाएगी। बहुत बड़ी बात थी वो, पूरा पाकिस्तान की फाउंडेशन शेक हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट मिफ्ता इस्माइल साहब के बाद आई थी, उसमें भी हमने देखा कि ग्रेजुअल इंक्रीज़ हुआ। लेकिन दीज वर परहैप्स द बिगेस्ट जंप्स। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि अभी 151 का रेट, मतलब अबाउट ईयर एंड हाफ, फाइनेंशियल ईयर एंड हाफ, और उसके बाद यू आर सीइंग प्राइसेस ऑफ 315। गया तो था ना सर, वापस आ गया, रिबाउंड कर गया, अब दोबारा चला जाए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैनिक इन द मार्केट। इस पैनिक को किस तरह से कंट्रोल करें, और आप टारगेट कहाँ देख रहे हैं इसका? देखिए जनाब, मैं थोड़ी सी तफसील से बात करूँ। जी, हो सकता है बहुत से साथी नाराज़ हो जाएं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। जी। बात यह है कि इस 1.5-2 साल में पाकिस्तान की डायनामिक्स ऑल टुगेदर चेंज हो गई हैं। आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी एक्सपोर्ट, आपकी रेमिटेंस, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपका जीडीपी, हर चीज़, आपका जो पर पर्सन इनकम है पर ईयर, वो हर चीज़ तबाह हो गई है। और 100% डिवैल्यूएशन हुई है आपके यहाँ इस 1.5 से 2 साल में। जैसा आपने फरमाया 150 से 300 रुपये। लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स के अलावा, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के अलावा पॉलिटिक्स भी है। इवन देन वो पॉलिटिक्स हमारी एक्सचेंज कंपनी सेक्टर में भी है। बहुत मैं खुल के बात कर रहा हूँ कि एक हमारे में एक ग्रुप है, वो चाहता है कि डॉलर का रेट हम नीचे लाएं, और एक चाहता है हम एक्चुअल से ऊपर लेके जाएं। ना समझ में आने वाली बात। जी, जो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जो उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो चाहते हैं हम सस्ता लोगों से सस्ता खरीदें और महंगा बेचें, और जब पब्लिक को बेचना है तो महंगा बेच दें। मेरे पे भी बहुत प्रेशर रहता है रेट्स के हवाले से कि आप, कोई कहता है ये कम रेट निकालें, कोई कहता बढ़ती निकालें। तो अभी तक तो मेरे साथ हुकूमती लोग और बहुत से हैं, वो कहते हैं नहीं, आप उनमें भी कुछ बेहतर लोग हैं। तो एक्चुअल वैल्यू, मेरा कहने का मकसद ये है कि ना 250 है, ना 300 या 300 प्लस है। ठीक है, हमारे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स, आपसे मैं फिर कहूँगा, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, मिस मैनेजमेंट है, मिस मैनेजमेंट। पर बुरा हाल नहीं है, खुलांच नहीं हुए हम। इतना बुरा हाल नहीं है जितना किया जा रहा है। ऑल स्क्रिप्ट एंड ऑल डिजाइन। ठीक है सर। बट इंपोर्टर डिमांड का जो ये एक्सक्यूज बनाते हैं, इज इंपोर्टर डिमांड रियली दैट हाई? सर, इंपोर्टेड डिमांड बिल्कुल है, लेकिन वो डिमांड पिछली हुकूमत ने 15,000 एक किसी गाड़ी वाले को, जो उनका एटीएम था, उसको गाड़ियां लाने दी नहीं। ठीक है, इस गवर्नमेंट में भी ऐसे ही मामलात हैं, जिसकी आप फेवरेबल हैं उसकी खोलते हैं एलसी, जिससे नहीं खोलें। तो एक अजीब सा क्रॉस क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो मेरा कहना ये, और फिर जो आपने नहीं, इसमें अपना क्लैरिटी मुझे एक देनी है। दे आर सेइंग दैट इंपोर्टर्स कैन बाय फ्रॉम द ओपन मार्केट, इज इट करेक्ट? मतलब फ्रॉम दी नहीं, वो देखिए, बात ये है कि अगर हम वैसे जो सर्कुलर के मुताबिक चलें तो वो तो कहता है आप ओपन मार्केट से नहीं खरीद सकते, इंपोर्टर नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर उसकी हम एक्चुअल बात देखें, अंदर क्या है, वो कहते हैं आप खुद अरेंज कर लें। हाँ, खुद अरेंज। ये खुद अरेंज के माने क्या है? बस आप जो भी समझ लें, कि चाहे आप हवाला करा लें, चाहे आप डेफर पेमेंट पे ले आएँ, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे ले आएँ। आप ये बताइए, आपको उस जो सर्कुलर है 365 डेज, आपको को उधार देगा इन हालात में जब आपकी एलसी नहीं खुलती। अक्सर लोगों ने दुबई में ऑफिस खोल लिए हैं या दुबई में अरेंजमेंट कर लिया है,
वो वहाँ से एलसी खुल गई, ये हो गया। तो ये हमने नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हमारी वेल्थ गई ना बाहर। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखिए, जब तक हम अपनी पॉलिसीज़ ठीक नहीं करेंगे, हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, अपना पर्सनल इंटरेस्ट ख़त्म नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपसे और पूछनी, ये अक्यूज़ करते हैं कि ये प्रेशर जो है इट इज़ बिकॉज फॉरेन करेंसी इज़ बीइंग स्मगल्ड टू अफगानिस्तान, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, if that is correct, do they not have a direct system that they can get the dollars smuggled to their country directly? They have airports, they have everything, and they have a network which is even stronger than ours when you look at the info. देखें, let's be very frank, दुनिया के अंदर दो सिस्टम चल रहे हैं ना, बैंकिंग भी है, नॉन बैंकिंग भी है। तो जब नॉन बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा है और अगर जहाज से ही स्मगल होना है तो आपके पास स्मगल होके आ सकता है, तो उनके पास स्मगल होके नहीं जा सकता। मैं बात कर रहा हूँ, एयरपोर्ट तो उनके पास भी है ना, तो वो सारा आपसे क्यों स्मगल कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं। बात ये, जो उनके पास सादा जवाब है, जो उनके पास अपने डॉलर्स हैं वो तो वो कंज्यूम कर लेते हैं। अब जो हमारे डॉलर्स हैं वो भी उनको चाहिए, उनको अपनी ज़रूरत उनकी ज़्यादा है, उनके पास डॉलर कम है। राइट, ठीक है, क्योंकि हमारे जो ओवरसी पाकिस्तानी हैं वो रेमिटेंस या हवाला या फिजिकल लेके आते हैं। ठीक, और हवाला बढ़ गया है, हमारी रेमिटेंस कम हो गई है ड्यू टू आवर पॉलिसीज। ठीक है, तो वो जो हमारे यहाँ पेमेंट है वो ज़्यादा रेट दे के ले जाते हैं। हम क्योंकि ज़्यादा मुहब्बल वतन है तो हमको जो अच्छा रेट देता है हम वहाँ चले जाते हैं। तो इसी तरह ईरान भी अपनी जो ज़रूरत है वो यहाँ से पूरी करता है, अफगानिस्तान भी करता है, दोनों एक सूबे के तौर पे चल रहे हैं। और इसमें तमाम की तमाम हमारी पॉलिसीज हैं। बेसिकली बात यह है कि अफगानिस्तान तो 1.5 छटांग का है। असल तो आपने जो ईरान का जिक्र किया है, ईरान इज़ मच बिगर, इसके माने ये है कि वो एलिमेंट जो है वो ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। और ये जो आप मुझे बताएं, क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड हो रही है, स्मगलिंग ही हो रही है मेरे ख्याल से जी, तो उसकी पेमेंट किसी ना किसी फॉर्म में तो जाती होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब वी डोंट हैव अ बार्टर अरेंजमेंट विद, आई हैव हर्ड देयर इज सम टॉक ऑफ इट, बट देयर मस्ट बी सम एक्सचेंज। तो वो रुपए तो नहीं लेकर जाते होंगे, आई डोंट बिलीव दे वर टेकिंग रुपीस। ना वो रुपए लेके जाते हैं, ना ईरानी रुपया लेके आते हैं यहाँ, ना अफगानी रुपया लेके आते हैं। उन दोनों की कोई वैल्यू नहीं है अगर इंटरनेशनली। अब ये बात है ना सर। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, एक और बहुत बड़ा जो सेक्टर है जो नेग्लेक्टेड है, जो उसका अभी हमारे मिनिस्टर्स ने और वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हमारे यहाँ 6.5 टन शायद सोना आता है अनऑफिशियल, कोई पॉलिसी नहीं है। वो तो वो शबर जैदी साहब ने बोला है, मैं वैसे आप ठीक है, ओके। लेकिन जो तखमीना उन्होंने बताया, दैट्स एन अमाउंट, आई थिंक अराउंड मोर देन 250 मिलियन डॉलर्स। डू यू थिंक दैट्स सब्सटेंशियल अमाउंट? इससे भी ज़्यादा, 4.5 टन ही सेड, आई डोंट नो व्हाट द रियलिटी। इससे भी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है ना, 2-4 बिलियन डॉलर की बात है। हाँ जी जनाब, एवरी ईयर फ्रेश, बिल्कुल ऐसी बात है। और ये तो वो इस वजह से देखिए, फिर मैं कहूँगा जो हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की है ना फॉरेन एक्सचेंज की, उस पर जो बहुत ज़्यादा सख्ती की है खरीदो फरोख्त पे, तो लोग गोल्ड की तरफ कन्वर्ट हो गए। ये बात, क्योंकि इतना उसकी कोई खरीदो अपने, फरोख्त आसान मैं कल बात कर रहा था ना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और फॉरेक्स मार्केट के अंदर, आप अगर अकाउंट खोलने जा रहे हैं ना तो आपकी KYC जो होगी ना, वो आप अपने दामाद से इतने सवाल नहीं पूछेंगे जितने सवाल वो मनी चेंजर आपसे पूछ लेता है। इधर लगा अंगूठा, उधर तस्वीर खींच, वो बता किधर से आया, ये बता किधर से आया। सर आपका कारोबार तो बहुत खराब हो गया होगा, मैं सही बता रहा हूँ आपको। आई डोंट नो हाउ यू डू बिजनेस। कारोबार $100 लेने के लिए यार आप इतने सवाल जवाब करते हैं, ये क्या है? ये हमारा ऑफिशियल कारोबार 10% भी नहीं रहा, 90% को उसको बंद कर दिया गया है, जकड़ दिया गया है, और वो सारा का सारा ग्रे मार्केट में चला गया है। तो ये अच्छी चीज़ है, ये तो बुरी चीज़ है हमारे ये तो पॉलिसी बनाने वाला बताएगा, हो सकता है मेरी नज़र में गलत हो, उनकी नज़र में ठीक हो, वो ज़्यादा अक्लमंद है, हम ज़्यादा जानते हैं। देखें, अगर आप एक शख्स जो कि सब्सटैंशियली स्मॉल अमाउंट लेना चाह रहे हैं, सेकेंडली दुनिया भर के अंदर मैंने देखा है कि एक्सेप्ट फॉर व्हेन बैंक यू आर बाइंग फ्रॉम बैंक्स, इफ यू आर बाइंग फ्रॉम मनी चेंजर्स, देयर इज लिटिल और नो रेगुलेशन एक्सेप्ट द रिसीट, व्हाट आई हैव सीन इवन इन हाईली रेगुलेटेड इकोनॉमीज। आप पता होगा मलेशिया के अंदर हाईली रेगुलेटेड इकोनॉमी हो गई, पर वहां पर भी इतने सवाल जवाब नहीं है। मतलब मनी चेंजर के पास आप जा रहे हैं तो वो ये थोड़ी पूछता है अपना शजरा बता भाई किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है, इतनी चीज़ें थोड़ी, आप तो सारी चीज़ें मांग लेते हैं, आईडी कार्ड भी स्कैन कर लेते हैं, और इसका मतलब ग्रे फिर चल रही है ना सर। नहीं सिर्फ आईडी कार्ड नहीं, हम इससे बहुत आगे हैं।
पूरी डॉक्यूमेंटेशन, पूरे दिन की आपने स्टेटमेंट जब बताया निकलती है। ना कि दामाद से इतने सवाल नहीं करते रिश्ता देते पूछते वक्त हैं। जितना उससे करते हैं। लेकिन फिर मैं अगेन यही कहूँगा, जो पॉलिसी बनाने वाले हमारे बड़े हैं वो बेहतर समझते होंगे कि पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है इन पॉलिसी। ग्रे मार्केट रेट इज हायर देन द, यस, तो फिर जाहिर बात है वो अनोमली क्रिएट करेगा ना। फिर ये गलत तो नहीं बोल रहे कि फिर जो बॉर्डर के ऊपर रेट है फिर वही करो। और दूसरी बात आपने कही ना कि आप डॉलर, छोटे बड़े डॉलर तो हम बेच ही नहीं सकते, थोड़े डॉलर बेच सकते हैं, थोड़े उसी बेच के ऊपर सारा है जो है परचून। परचो। और जो हम इतने बड़े बड़े सेटअप लेके बैठे हैं वो थोड़े दिन में अपने आप अपनी मौत आप मर जाएंगे। तो बैंक्स को ये कह रहे थे कि हम एक्सचेंज की जिम्मेदारी देंगे, कर लें कंपटीशन आपके साथ, देख लेते हैं। नहीं, कंपटीशन तो जब होता है ना जब आप इवन प्लेइंग फील्ड दें। इस हालात में तो हम उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते। नहीं तो वो तो दे भी नहीं सकते, दे आर नॉट अलाउड टू। नहीं अलाउ। और कोशिश अभी भी 2 बैंकों की एक्सचेंज कोशिश कंपनियां है, हैं हाँ। और भी है। अगर देखिए, मैंने तो ये कहा है कि अगर आप ये समझते हैं कि मेरे साथी नाराज होते हैं इस बात से, मैंने वोकली ये बात कही है कि भाई अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि एक्सचेंज कंपनीज मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो आप बंद कर दें। ऐसा नहीं करें हाथ पैर बांधते। और अगर आप समझते हैं फ़ायदेमंद हैं तो फिर आप इनको को बिज़नेस दें, कोई भी न्यूज़ दें, इनका स्टेक बढ़ाएं ताकि लोग इधर उधर दूसरे कामों की तरफ ना देखें। नहीं, बड़ा हम नुकता आप उठाए ना। देखें, मैं यही सोच रहा था अपने जहन में कि सो मेनी पीपल आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ऑल ऑफ देम नीड डॉलर्स। कभी आप मजबूर कर देते हो कि वो रियाल्स में लग जाएं, कभी आप मजबूर कर देते हैं। यू हैव टू डेवलप ए मोर सिंपल सिस्टम फॉर द परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी। और मैं फिर रीइटरेट करूंगा, अगर डॉलर पाकिस्तानी खरीदता है और हमारे सिस्टम में रखता है तो ये हमारे मुल्क की मुफाद में है, ये हमें फ़ायदेमंद है। अगर आप FE25 को फुली इनकरेज करें, जिन ग्राउंड्स पे आपने इस अकाउंट को खुलवाया था, आप पता है कि 28 मई के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, आपने FE25 में उसी तरह की चीज़ कर दी। अब इट हैज़ बिकम रेगुलर प्रैक्टिस दैट पीपल लाइक टू कीप डॉलर्स आउट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। आप मुझे बताएं ये मुल्क के फ़ायदे में। अब मैं इनके सामने एक न्यू डायमेंशन खोलता हूँ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गई। प्रॉब्लम इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स के साथ भी है जफर बराचा साहब, और ब्रेक के दौरान यही बात हो रही थी कि दूसरों को भी ज़रा एड्रेस करें। आपको पता है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कितना प्रेशर डेवलप हो गया। जो लोग इस फील्ड के अंदर थे, मतलब कॉमन इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, एलिट इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, उन्होंने क्या किया, एकदम अपना पैसा खींच लिया। क्योंकि जो भी ये इमारत बनती है लाइक ए पिरामिड, इसकी फाउंडेशन होती है जिसमें बहुत सारे और लोग होते हैं जो कि इवेंचुअली बुकिंग की सूरत में या और किसी सूरत के अंदर अपना पैसा लगा रहे होते, राइट। अब उन लोगों ने पुल आउट कर लिया और दे आर रनिंग टुवर्ड्स द डॉलर एंड दे आर रनिंग टुवर्ड्स द गोल्ड। जो आपने बताया गोल्ड में तो ये है कि इफ यू टेक आउट, मेन एम इज देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, बल्कि देयर इज नो एडिशनल पेमेंट फॉर बीइंग नॉट डॉक्यूमेंटेड। आप जाएं, फिजिकल गोल्ड इज एज गुड एज कैश इन पाकिस्तान, यू नो इट। वेरी राइट। बिस्कुट चल रहा है, वो अपनी रसीद में यूज गोल्ड भी शो कर सकता है, उसे ब्रांड न्यू भी शो कर सकता है, और आपने उसे हाईलाइट भी किया। सेकंड इज ऑब्वियसली डॉलर, बट उसकी लिमिटेशन है उसके पास। आप लोगों ने शायद रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि एवरी 10 days दे कैन ओनली परचेज $1000 इन कैश, इफ आई एम करेक्ट, अनलेस ऑफ कोर्स यू हैव अप्रूवल्स फॉर एजुकेशन या इलाज, यू गेट special approvals for that, and if you have a bank account you give a limit about $10,000, but that money travels through the banking channel, if I'm correct। बहुत आप लोगों की कोई elaborate किस्म की वो है, तो इन अदर वर्ड्स वो रिस्ट्रिक्टेड है आपके साथ। तो डॉलर की तो फिर इतनी डिमांड कॉमन मैन नहीं क्रिएट कर रहा, डॉलर की डिमांड फिर क्रिएट कौन कर रहा है? अब आपने बता दिए जितने फिगर्स नंबर्स, उससे पता लग रहा है कि इनहेरेंट डिमांड इज बीन क्रिएटेड बाय समवेयर एल्स थ्रू बैंक्स। इज आर बैंक्स क्रिएटिंग द डिमांड फॉर डॉलर्स? देखिए, बैंकों की डिमांड एक अपनी जगह है, उसमें मैं आपसे इजाफा करना चाहूँगा IMF का। मेरी एक IMF से के साथ बात हो रही थी किसी साहब से, तो मैंने उनको ये कहा कि एक तरफ तो आप हमको ऊँट के मुंह में जीरा दे रहे हो, बिलियन $1.25 बिलियन, ठीक है, थोड़ा सा, और उसके साथ साथ आप हम पे जो शराइत लगा रहे हैं वो कन्फ्लिक्ट करती हैं आपकी पॉलिसी से। आप कहते हैं इंपोर्ट खोलें अपनी, हमारी लग्जरी आइटम, हर चीज़ जो कि हमारे लिए, अगर हमारे स्टेट बैंक ने इसे पाबंदी लगाई है तो ठीक लगाई है। एक वाहिद इदारा है, मैंडेट में शामिल है ना सर, सुन लें, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, मेरा कहना क्या है कि स्टेट बैंक ही विजिलेंट है, बाकी कोई इदारा काम नहीं कर रहा है इस वक्त। तो
जब आपके पास लिमिटेड बजट होगा तो आप ये देखेंगे कि मेरे पहले क्या करना है, घर का बिजली का बिल भरना है, ग्रोसरी लानी है, या मैंने जाके Priorities. 5 प्रायोरिटीज, ठीक है। मैंने कहा $1.25 बिलियन आप हमें दे रहे हैं IMF, और उधर आप कहते हैं आप 20-25 बिलियन डॉलर की साल की इजाफी इंपोर्ट करें। तो अगर मेरे पास 20-25 बिलियन डॉलर होता तो मैं आपके पास क्यों आता? मेक सेंस। ठीक है, तो इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये जैसे हमने बात की ना कि हम इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की भी नजर हुए हैं, तो ये उसमें सर एक्चुअली उनका एक रूल है, वो कहते हैं कि हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, अब वो कहते हैं कि हमारे मैंडेट में शामिल है फ्री मल्टीलैटरल ट्रेड। अब क्या करें सर, ये वो जैसे मैंने आपको बताया कि पर्ची है और उसने अपने SOP के तहत चलना है। गौरव ने पर्चियां बनाई हुई होती हैं, वो कहते हैं ये हमारी पर्ची में ये लिखा हुआ है कि आपको फ्री मल्टीलैटरल ट्रेड रखनी है, आप इस बैरियर नहीं लगा सकते। उसके साथ साथ उनकी पर्ची में ये भी तो लिखा है ना कि हमको अपने खर्चे कम करने हैं। हाँ, वो पर्ची का है नहीं, एक पर्ची उन्होंने बना के दी कि आप टैक्स नेट में लेकर आओ एग्रीकल्चर को, रियल एस्टेट। सर वो तो बोझ डालने वाली बात है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट के अखराजात जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, $15.5-16 बिलियन सालाना, UNDP की रिपोर्ट है, ठीक है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में, तो वो आदि कर दें। ये बड़े बड़े जो काफले चलते हैं, जलूस पूरे लोगों के, और ये जो इनके जो TAs हैं, तनख्वाहें हैं 80-90 लोगों की। अच्छा, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट में कर सकते हैं सर, सब कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें, विल हो। अगर विल ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपने पॉलिटिक्स बोला, आपने पहले लोकल पॉलिटिक्स की बात की, फिर जियो पॉलिटिक्स की बात। सिंपल क्वेश्चन, डू यू थिंक that the caretakers will adhere to the constitutional compulsion of holding elections within the time frame? नहीं, देखिए बात यह है कि मैं ये समझता हूँ केयर टेकर गवर्नमेंट अगर शॉर्ट टाइम के लिए आती है तो फिर तो वो पॉलिटिकली कुछ भी नहीं कर सकती, या उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा कार उनका नहीं है। और मेरा ख्याल है अगर उनकी अपनी मर्जी के लिए उनको कुछ चाहिए होगा तो वो ऑर्डिनेंस निकाल देंगे, और जिसमें आवाम का फ़ायदा नहीं होगा वो ऑर्डिनेंस नहीं निकलेगा। जैसे पिछले दिनों हमने देखा दर्जनों सैकड़ों बिल पास हुए हैं जिसके अंदर आवाम की बहबूद, फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं है, अपने लिए है। तो जैसा चाहे, जैसा पिया मन चाहे वो तो हो जाएगा, बाकी चीज़ें नहीं होंगी। अब आपने बात की डॉलर्स की। हाँ, देखिए डॉलर जो है ना वही सब कुछ है। हमने जो इतनी पाबंदियां लगा दी हैं डॉलर के ऊपर, और वो जो पैसा इधर उधर निकल गया है। फिर आपने बात की प्रॉपर्टी की। देखिए प्रॉपर्टी को के बिज़नेस को हमने हद सदा सर पे चढ़ा लिया, स्टॉक एक्सचेंज के बिज़नेस को हमने हद सदा सर पे चढ़ा लिया, ये अहमियत देती है। देखिए ये कोई मुल्क की तरक्की का बैरोमीटर नहीं है कि स्टॉक ऊपर जाए या नीचे जाए। पिछले दिनों एक रैली बनाई गई, मैनिपुलेशन, स्पेकुलेशन, आवाम का जहन बनाया गया। भाई कौन सा कोई आपके मुल्क में कोई आयल निकल आया कि आपने 4, 6, 10, देखिए मैं ये तो अच्छी न्यूज़ नहीं थी क्योंकि आप खबरों पे नजर रखते हैं। आप मुझे बताएं कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से छोड़ के जा रही हैं, स्टॉक कैसे चढ़ रहा है आपका? और उसके अलावा आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। हाँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जाएगी या उधर जाएगी। ठीक है, अब कल से अब ये देखिए कब हवा निकलती। देखिए मैंने जैसे बात की अपनी एक्सचेंज सेक्टर में, मैंने उसमें को भी नहीं छोड़ा। हर सेक्टर में माफियाज आ गए, वो कहते हैं महंगा बेचो सस्ता खरीदो। एक रैली बनाओ, एक लोगों का ज़हन बनाओ और करके निकल जाओ। फिर कोई छोटी मोटी बात, वो जी वो बम ब्लास्ट हो गया, वो कोई बहाना कोई भी हो जाए, वजह कोई भी बन जाए। अब एक स्टॉक में आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी आई है जी, पाकिस्तान के जो शेयर्स हैं वो अंडर वैल्यू हैं। किधर से, कैसे? समझ से बात। देखिए मैं एक आम इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। एक तो नई खेप आती है हर दफ़ा और वो लॉस करके चली। सर एक मासूम सवाल मेरा ये है कि 22% आप, मैं बॉल पार्क फिगर आपको दे रहा हूँ, 21-22% आपका इंटरेस्ट रेट हुआ नहीं तो हो जाए। आपका ये इंटरेस्ट रेट है, यानी 10 साल में अगर कोई बैंक में या नेशनल सेविंग में, कौमी बचत में रखवाता है तो पैसा 5 गुना या उससे ज्यादा। एक मिसाल दे रहा हूं आपको। तो आप मुझे बताओ कि वैल्यूएशन कहां से निकाली इन्होंने? ये तो अमेरिकन रूल से वैल्यूएशन निकाल रहे हैं 2.5% और 7% वाले इंटरेस्ट रेट से। हमारे यहाँ तो इंटरेस्ट रेट 20+ है, तो कैसी बात कर रहे हैं ये? आपकी बात ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगा अगर मैं 1 लाख रुपया लगाता हूँ शेयर में और मुझे उसका बोनस या डिविडेंड या जो भी कुछ होता है, अगर मुझे 20,000 रुपए साल के नहीं मिलते उसकी फेस वैल्यू पे, तो बारे में फिर तो बेकार है। अब ये क्या कहते हैं 10 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का लें, वो बढ़ गया तो आपको फायदा हो गया, और जब घट गया तो क्या हुआ? तो और इसी तरह प्रॉपर्टी को भी मैं कहूँगा कि जब तक आप प्रॉपर्टी के बिजनेस को कम नहीं करेंगे आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा।
आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, हर शख्स प्रॉपर्टी ब्रोकर बना हुआ है, हर साइज का, हर क्लास का, वेरी टॉप टू बॉटम। देखिए, कोई मुल्क तरक्की नहीं करता जहां प्रॉपर्टी कोई बिजनेस नहीं है, और कहीं भी कोई बिजनेस नहीं, इटसेल्फ कोई बिजनेस नहीं है। पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी के जो प्राइस बढ़ती है ग्रेजुअली बढ़ती है। ये सारी पार्किंग, ब्लैक मनी, आपकी करप्शन के पैसे, मैनिपुलेशन, हाइट क्रिएट करनी, बड़े बड़े टाउन्स, बड़े बड़े टाइकून्स इधर बेच रहे हैं, इधर खरीद रहे हैं, एक सब माफियाज हैं। बल्कि मैं अगले दिन सुन रहा था और देख रहा था सोशल मीडिया पर कि एक साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का मजमूई कर्जा इतना है, आप मेरे साथ ये पैसे लगा दें डॉलर में। सुना आपने भी? मैंने देखा, नहीं, वो रियल एस्टेट के टाइकून हैं, वो रियल एस्टेट के टाइकून हैं, और उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान का कर्जा इतना है और ये और वो है, और आप मेरे साथ ये पैसे लगा दें। तो एंड आई वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि ओवरसीज पाकिस्तानी स्टेट को ना दें। मैं आपकी बात कथा कलामी करूंगा, ये ऐसे ही है जैसे जो इलाकाई गुंडा होता है वो कहता थाना मुझे पट्टे पे दे दो तो मैं चला लूंगा इसको। नहीं, आज आप बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं दोस्तों को नाराज करूंगा, पता नहीं क्या बात है ये। खैर, आप शोहरत भी इसी वजह से ज़्यादा है और सोशल मीडिया के ऊपर भी आपकी बातें ज़्यादा सुनी इसी वजह से जाती हैं, बड़ी खुलखुला के बात करते हैं। लेकिन ये देखें, इकोनॉमी को अगर मैकेनिक्स को चेंज करना है तो उसके बारे में भी एक सोल्यूशन की वर्किंग बना सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगली दफ़ा ज़फ़र पिराचा साहब को जब बुलाऊं तो फिर जी बात ये है कि आपने कहा ना खुल खुला के, इस वक्त हमारे हालात इतने ख़राब हैं, ख़ास तौर पे हमारी 70% आवाम जो अपने जिस्म और रूह का रिश्ता नहीं रख सकते। तो अगर हम अभी भी सही बात नहीं करेंगे और अपनी डायरेक्शन ठीक नहीं करेंगे तो फिर नाउ और नेवर। बहुत अहम नुक्ता आपका सामने आ गया, और इस मुल्क को अगर बचाना है, इसकी बका के लिए काम करना है, फिर सच बोलना पड़ेगा, खुल के बोलना पड़ेगा। लोग नाराज़ भी हों, खफा भी हों, लेकिन अभी मुल्क की सालमियत जो है ना वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंदर, और तकरीबन सारे लोग ये समझ गए दुनियावी तौर पे कि ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमारा अब बहुत ही बड़ा कंपल्शन बन चुका है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।